हेलो गाइस, आप सभी को अपने YouTube चैनल रेस एकेडमी अयोध्या में स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं मयंक सर यादव आपको जियोग्राफी पढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे भारत के अपवाह तंत्र में ही आगे नेक्स्ट वीडियो जो पढ़ना है नेक्स्ट के साथ वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में ही पढ़ना है हमें। इसके पहले हमने ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था। आज हमको पढ़ना है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। मैं कहना चाहता हूं आप लोग इस बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को अच्छे प्रकार से एक नई ऊर्जा के साथ, नई जोश के साथ कापी और कलम निकालकर नोट करना, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यूपी पेट के लिए ये यूपी पेट का ही नहीं और सारे एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, जो आपको एग्जाम हॉल में यहां से क्वेश्चन मिल सकते हैं। मैं कहता हूं कि आप में वो ऊर्जा होनी चाहिए, कुछ करो ऐसा कि मिसाल बन जाए। चलो ऐसा मेरे दोस्त की निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जियो ऐसा अब की बार यूपी पेट में, पेपर को फाड़ दो कि मिसाल बन जाए। आइए इसी के साथ हम लोग आगाज करते हैं, शुरू करते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर, नीचे है हिंद महासागर। भारत 3 सागरों से घिरा हुआ है। यही कारण है कि भारत को प्रायद्वीप कहते हैं, या आप इंग्लिश में बोलना चाहें आप इसे पेनिनसुला रीजन कहते हैं। भारत जो प्रायद्वीप है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, आप सभी लोग जानते हो। ये सारी जो नदियां, अधिकांश नदियां जो बंगाल की खाड़ी में आज गिर रही हैं, ये बंगाल की खाड़ी में पहले अतीत काल में नहीं गिरती रही होगी, दूसरी तरफ डाइवर्ट गिर रही थी। आज ये डाइवर्ट होकर अपने रास्ते को चेंज करके बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं, अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। इसका रीजन भी है कि आप जानते हो ये जब इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग हुई तो यूरेशिया ऊपर था, यूरेशिया प्लेट से जाके टकराई। जैसे ये टकराई तुरंत इधर का हिस्सा, ये जो किनारे वाला हिस्सा है, ये किनारे वाला हिस्सा का भाग उठ गया और एक पर्वत श्रेणी का निर्माण हो गया, जिसे हम बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, वेस्टर्न माउंटेन सीरीज के नाम से जानते हैं। उठने के बाद सभी नदियों ने, अधिकांश नदियों ने अपने रास्ते को डाइवर्ट कर दिया और डाइवर्ट जैसे किया वो सारी नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर मूव कर गई। आप जानते हो नदियां हमेशा उधर ही प्रवाहित होती हैं जिधर वो ढाल पाती हैं। नदियां हमेशा ढाल का अनुसरण करते हुए किसी अपने से बड़ी नदी में मिल जाती हैं, या किसी झरने झील में मिल जाती हैं, या किसी सागर या महासागर में मिल जाती हैं। यही तो होता है ना। आइए स्टार्ट करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। पहली नदी की मैं बात कर लूं, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये छोटा नागपुर का पठार है। इसे हम बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। आइए देखते हैं छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। ये छोटा नागपुर का पठार है। छोटे नागपुर के पठार को 2 बराबर भागों में एक नदी है जो डिवाइड कर देती है, उसका नाम है दामोदर नदी। ये दामोदर नदी झारखंड से निकलती है और निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली की जलधारा से मिल जाती है। अब बात आई हुगली किसकी धारा है, तो आप बोलेंगे गंगा की धारा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक या विश्वासघाती कहते हैं। थोड़ी उसमें और चीजें अगर हम जोड़ना चाहें, मैं यही कहूंगा कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई से निकलती है और मैदानी क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल में जाकर इससे मिल जाती है। इस पे बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, लगभग 7 बांध या 7 परियोजना से अधिक बनाया गया है पानी को रोकने के लिए।
नेक्स्ट नदी की मैं बात कर लूं, इसके नीचे दामोदर के बाद एक नदी है सुवर्ण नदी। सुवर्ण नदी का उद्गम भी मैं बात करूं छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी भाग से होता है। इस उत्तरी भाग को हम हजारीबाग कहते हैं, नीचे वाले भाग को रांची का पठार कहते हैं। इसी रांची के पठार से सुवर्ण नदी का उद्गम होता है और पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा के रास्ते होते हुए अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ये नदी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी दामोदर है। इसी नदी पे एक झरना बनाया गया है, झारखंड में ही है, और उस झरने का नाम है हुंडरू जलप्रपात। क्या नाम है आप नोट कर लीजिए, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात या झरना झारखंड में है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दूसरी नदी है सुवर्ण के बाद की दूसरी नदी है ब्राह्मणी नदी। इस ब्राह्मणी नदी का उद्गम रांची के पठार से भी होता है, झारखंड से ही होता है, बात याद रख। इसके बाद एक नदी और यहीं से निकल जाती है, मैं बात करना चाहूंगा, उसका नाम है बैतांडी नदी। बैतांडी, बैतांडी नदी। बताया जाता है कि जो बैतांडी नदी है ये पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की मध्य की नदी मानी जाती है, मध्य की नदी मानी जाती है, इसे मानते हैं। कहते हैं कि यदि आपने पुण्य किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तो बैतांडी नदी आपको पार करा देगी। यदि आपके कर्म बुरे हैं, बीच की नदी है, तो बैतांडी नदी आपको पार नहीं कराएगी। ये कर्म और कर्म कैसा है कैसा नहीं है उसी के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है। अगर कर्म अच्छे हैं, आप अच्छे कर्म आपने जीवन में किया है, तो आपको ये नदी पार करा देगी, उस पार स्वर्ग की तरफ मुख करा देगी। ये कहना है लोगों का। अगर आपने नहीं कर्म अच्छा किया, उल्टा सीधा काम कर दिया, इधर का उधर किया है, जिंदगी में खाली आप कुकुराए हैं, तो पक्का है कि आप स्वर्ग के इधरे रहेंगे, बैतांडी नदी के इधरे रहेंगे। बात समझ में आ गया ना। तो आगे बात कर लेते हैं थोड़ा, ये क्रम से मिलाने के लिए एग्जामों में पूछ लेता है, तो आप याद रखना उत्तर से दक्षिण का क्रम। एक नदी है महानदी, और ये महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, जो भाग दिखा रहे हैं कोई ना कोई पठार है। इसे बोलते हैं अमरकंटक का पठार, अमरकंटक पठार। ये छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है, छत्तीसगढ़। अमरकंटक का पठार मध्य प्रदेश में फैला है, छत्तीसगढ़ में फैला है। तो छत्तीसगढ़ में जो अमरकंटक का पूर्वी हिस्सा है वहीं से निकलती है महानदी, और महानदी निकलकर उड़ीसा के रास्ते से प्रवाहित होते हुए अपने जल को कहां गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में। सारी नदियां क्या कर रही हैं, गिरा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, यहीं पे पारादीप है, इसी पे जस्ट मुआने पे पारादीप। आप बात समझते होंगे पारादीप। आइए, इसमें कुछ सहायक नदियां हैं इसकी। एक बड़ी नदी है ये महानदी, इसकी कुछ बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, कुछ दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। सभी नदियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण नदी है होने वाली है, तो आइए देखते हैं ये नदी कहां से निकल रही, अमरकंटक से निकल रही, अमरकंटक से निकल रही। निकलकर ये उड़ीसा के रास्ते होते हुए, उड़ीसा के रास्ते होते हुए अपने जल को कहां गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, बंगाल खाड़ी। आप सारे पॉइंट को नोट करेंगे, और यहीं पे आप जानते हैं पारादीप। पारादीप, पारादीप पर ही व्हीलर स्थित है, व्हीलर द्वीप जिसे बोलते हैं, आप जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप इसी का नाम। तो बात कर ले, थोड़ा सा आगे बात कर ले हम, इसकी जो बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं उसको हम एक को बोलते हैं हंस शिवनाथ, शिवनाथ। दूसरी सहायक नदी का नाम है हंसदो, हंसदो। तीसरी का नाम है मंड, मंड नदी उड़ीसा में महानदी से जहां मिलती है वहीं पे एक बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। क्या नाम है, हीराकुंड बांध।
बात क्लियर हो गया होगा कि लगभग 5,000 मीटर लंबा है। लगभग की मैं बात कर लूं, ये भारत का सबसे लंबा बांध है, आप याद रखना, जो उड़ीसा राज्य में है, इसका नाम है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। इसमें एक और नदी आके मिलती है, सहायक नदी है, उसका नाम है इबी। क्या नाम है? इबी। इसके दाईं ओर से भी कुछ सहायक नदियां मिलती हैं, जरा ध्यान देना। एक का नाम है मेरे दोस्त तेल और एक का नाम है ओम। तेल और जो ओंग नदी है वो दाईं ओर से मिलती है, इसकी सहायक नदी काफी महत्वपूर्ण है। सहायक नदियों के बारे में आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में मिलते हैं। तो थोड़ा सा इस पे और थोड़ा बात कर लूं, आपको याद कैसे करना है। शिवनाथ को शिव से याद कर लो, हंस दो को हंस से याद कर लो और मंड को मंड। शिव जी क्या किए? मंद मंद हंस रहे हैं, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट दाईं ओर की तेल और ओग। तेल को तो आप याद ही कर सकते हो, आप बहुत याद करते होंगे, लगा के कड़वा तेल। लगा के कड़वा तेल पे गाना भी बना है। तो कड़वा तेल क्या है आप जानते हो? महानदी की एक सहायक नदी। नेक्स्ट नदी के बारे में आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। दूसरी नदी के बारे में बात करते हैं। एक नदी है गोदावरी। थोड़ा सा मिट्टी में दिक्कत हो रहा है। गोदावरी की मैं बात कर लूं, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में एक जिला है नासिक, उसी नासिक जिले से निकलती है और नासिक जिले में एक पहाड़ी है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। निकलने के बाद ये नदी पूर्वी ढाल का अनुसरण करते हुए अपने जल को आंध्र प्रदेश के रास्ते यनम, यहीं पे है, पुडुचेरी का एक जिला है यनम। यनम के रास्ते ये आगे अपने जल को कहां गिरा देती है? बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है और ये चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है, मतलब अर्धचंद्र में जैसे आकार का निर्माण करती है। डेल्टा जो बनती है नदियों द्वारा, कई प्रकार के पंजाकार, चापाकार, विभिन्न प्रकार के डेल्टा का निर्माण होता है, आप याद रखना। तो ये निकलने के बाद यमन और आंध्र प्रदेश से होते अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। गोदावरी नदी जो है इसे वृद्ध गंगा कहते हैं क्योंकि प्रायद्वीप भारत की सबसे पुरानी गंगा, सबसे पुरानी नदी है, इसलिए इसे वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। इसी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, ध्यान देना, दक्षिण भारत की गंगा। ये निकल रही है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, जब निकलेगी तो अपने जल को कहां गिराएगी? बंगाल की खाड़ी में गिराएगी। इस नदी को क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, नोट करो। इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, वृद्ध गंगा कहते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर लूं, इसकी जो लंबाई है कुल 1465 किलोमीटर है। थोड़ा और बात कर लेते हैं इस गोदावरी नदी के बारे में। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी बाईं ओर से कुछ मिलने वाली सहायक नदी है। एक का नाम है पूर्णा, एक का नाम है वर्धा और वर्धा में एक नदी मिलती है बेनगंगा और वर्धा में एक नदी और आके मिलती है पेनगंगा। आपस में मिलने के बाद जो एक धारा बनती है उसी धारा को हम कहते हैं प्राणहिता और यही प्राणहिता गोदावरी में बाईं ओर से मिल जाती है। नेक्स्ट एक इसकी और सहायक नदी जिसको बोलते हैं इंद्रावती। इंद्रावती
ये छत्तीसगढ़ से निकलती है दोस्त, छत्तीसगढ़। एक का नाम है सबरी, ये भी इसी की सहायक नदी है। इंद्र और सबरी, बातें क्लियर हो गई। आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से नोट्स बना लीजिए, नोट्स पे अच्छे से दर्शाइए, क्योंकि जागृति को यदि पढ़ना है तो मैथ के द्वारा ही करा जा सकता है। इसीलिए आप जानते हो जागृति को मैथ इज द हार्ट ऑफ जागृति कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथ इज द हार्ट ऑफ जागृति कहते हैं। बिना मैथ के जागृति को सही ढंग से पढ़ा ही नहीं जा सकता, वो अलग की बात है, हम लोग याद कर लेते हैं। कहा गया ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं थका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। बस आप अच्छे से एक बार मेहनत करिए, लगन से मेहनत करिए, श्योर है आप सफल होंगे। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को हार कैसे मान लेंगे? मानते हैं? नहीं मानना है, मेहनत करना है, हर हाल में मेहनत करना है और यूपी टेट के एग्जाम को एकदम बेहतरीन तरीके से देकर एक मैक्सिमम स्कोर खड़ा करना है, जिससे रेस एकेडमी चैनल का नाम भी ये दावा कर सके भारत में कि इस यूट्यूबर के टीचरों द्वारा एक बेहतरीन अंक बच्चों को प्राप्त होता है। तो आइए इसी के साथ हम लोग आगे की तरफ पुनः बढ़ते हैं। इसके कुछ दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां याद रखना, एक का नाम है प्रावरा, एक का नाम है भूला। भूला और प्रावरा बड़ा इजी, याद करना आसान है, याद कर सकते हो प्रावरा भूला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग आगे थोड़ा सा। ये कृष्णा नदी है गोदावरी के बाद, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कहलाती है कृष्णा नदी। आप याद रखिए, कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र से ही होता है, लेकिन महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से होता है, और यह नदी पूर्वी ढाल का अनुसरण करते हुए आंध्र प्रदेश के रास्ते अपने जल को कहां गिरा देती है? बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। गोदावरी और कृष्णा के बीच में कुलेरू झील है, याद रखना कुलेरू झील है, जो आंध्र प्रदेश में है, इसी के मध्य स्थित है। कृष्णा नदी पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लें क्योंकि महत्वपूर्ण है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। चलिए लगा लीजिए कृष्णा के बारे में। कृष्णा नदी उद्गम की मैं बात करूं तो ये महाराष्ट्र से होता है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से, आंध्र प्रदेश के रास्ते अपने जल को कहां गिरा देते हैं? बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई की मैं बात करूं तो 1401 किलोमीटर है। यहां नेक्स्ट बात करें, यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट बात करते हैं, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की नहीं, दक्षिण की गंगा कहते हैं, याद रखना इसे। गंगा कहते हैं। सारे पॉइंट को आप बेहतरीन से नोट करिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नोट करने के बाद हम बात कर लें, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। नागार्जुन बांध इसी पे बनाया गया है, आप याद रखना, कृष्णा नदी पे ही बनाया गया है नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पे बनाया गया है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कृष्णा की कुछ सहायक नदियां हैं। खाड़ी में गिर रही है। एक नदी का नाम है कोयना, पहली नदी कोयना।
जो दाईं ओर से मिल रही है। एक नदी का नाम है दूध पंचगंगा, एक नदी सहायक नदी का नाम है दूध गंगा, एक का नाम है घाट प्रभा, एक सहायक नदी का नाम है मालप्रभा। घाट प्रभा एवं मालप्रभा ये सहायक नदियां हैं, याद रखना। और सारी सहायक नदियां हैं जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, आप इन पे नोटिस करिए, इसको इतना नोट करिए। आगे की तरफ बढ़ जाए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे की तरफ थोड़ा बात कर लें। इसकी कुछ और सहायक नदियां हैं, एक का नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा तुंग एवं भद्रा से मिलकर बनी है, बात क्लियर हो गया होगा। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है हगरी, हगरीश की एक सहायक नदी है। बाईं ओर से मिलने वाली कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जैसा इसका नाम है, क्या नाम है, भीमा। भीमा में दो नदियां मिलती हैं, एक का नाम है नीरा मेरे दोस्त, एक का नाम है सीना। नीरा और सीना आपस में मिलती हैं, मिलने के बाद मैं बात करूं, नीरा और सीना आपस में मिलती हैं, मिलने के बाद भीमा से मिलती हैं और ये भीमा आकर मिल जाती है कहां पे, आपको पता है, कृष्णा नदी में आके मिल जाती है। नेक्स्ट नदी की मैं बात कर लूं तो एक का नाम है मूसी, आगे की तरफ चलते हैं। एक का नाम है मूसी, ये आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। यहां पे इसकी सहायक नदी है कोयना, मैं यहां लिख दे रहा हूं कोयना, कोयना का यहां लिख दे रहा हूं। इसके बाद एक है जो दाईं ओर से मिल रही है पंचगंगा, पंचगंगा। दूसरी, तीसरी है दूध गंगा, चौथी है घाट प्रभा और पांचवी है मालप्रभा, छठी है तुंगभद्रा और इसकी एक सहायक नदी है हगरी। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे की तरफ ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन किसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट थोड़ा सा बात कर लेते हैं नेक्स्ट नदी के बारे में, कावेरी नदी। कावेरी नदी आप जानते हो कर्नाटक में एक पहाड़ी है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, और ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर ये बाबा बुदन की पहाड़ी, जहां पे सर्वप्रथम काफी का पौधा लगाया गया था। आप जानते हैं बाबा बुदन की पहाड़ी पर ही बाबा बुदन नामक एक व्यक्ति था, वहीं पे लाके उसने काफी का पौधे को सर्वप्रथम रोपण किया था, लगाया था। ये आपको समझ में आया होगा। इसे ब्रह्मगिरी पर ही बाबा बुदन की पहाड़ी है, याद रखना। तो ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ी है वो कर्नाटक में है। कर्नाटक से जो नदी निकलती है कावेरी ताल से निकलती है, मैं कह सकता हूं कावेरी ताल इसी के पास है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी के पास कावेरी ताल। मैंने बोला कावेरी की बात कर रहे हैं, कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ही निकलती है और ये पूर्वी ढाल का अनुसरण करते हुए ये नदी अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। कावेरी के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं, आपकी बात। ये है कावेरी, ध्यान देना। कावेरी की मैं बात कर लूं, ये कावेरी नदी के बारे में थोड़ा सा यहां मैं समझा दूं। इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी यहां से निकल रही है कावेरी ताल से, कावेरी ताल से निकल रही है। ये निकलने के बाद आएगी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, आप याद करना, बंगाल की खाड़ी। इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं जो महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे पहले मैं कावेरी के बारे में बताना चाहूंगा। कावेरी नदी एक सदा नीरा नदी है, सदा नीरा, इसमें हमेशा जल बहता ही रहता है। इन सारी नदियों में, ऊपर की नदियों में जल सदा हमेशा 12 महीने हर साल लगातार साल भर नहीं बहता रहता है।
इसमें क्यों बहता रहता, उसमें नहीं बहता। क्यों बहता रहता आप जानते हैं, इधर पश्चिमी घाट है और यहां से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून बनता है ये यहां जाके बारिश करता है। जब बारिश करेगा तो इसमें जल भर जाएगा। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इधर से जो मानसून उठेगा, मानसून जब रिटर्न होता है, उत्तरी पूर्वी जो मानसून है, उत्तरी पूर्वी जो मानसून है, ये मानसून जो लौटता है तो लौटते समय भी यहाँ पे बारिश कर देता है इस क्षेत्र में। बातें समझ में? यही कारण है कि जाते समय और लौटते समय दोनों सीजन में यहाँ पे बारिश हो जाती है, जिसके कारण इस नदी में पानी लगातार बहता रहता है। इसीलिए इस नदी को सदानीरा नदी के नाम से संबोधित करते हैं, जानते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर ले हम कि इनकी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी हैं, दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है। तो मैं बाईं ओर की बात करूं, एक नदी है हरंगी नदी, दूसरी एक नदी है जिसको बोलते हैं हेमावती, हेमावती नदी। तीसरी नदी की मैं बात करूं, अर्कवती नदी है। कौन सी नदी? अर्कवती नदी। बात कर ले दाईं ओर से मिलने वाली कुछ सहायक नदियों के बारे में। दाईं ओर से मिलने वाली लक्ष्मण तीर्थ है, लक्ष्मण तीर्थ है। नेक्स्ट नदी की मैं बात कर लूं तो एक है कबीनी नदी। कौन सी नदी है? कबीनी नदी, याद करना, कबीनी, कमीनी नहीं, कबीनी। और नेक्स्ट नदी का नाम है सुवर्णवती नदी, इसकी भी एक सहायक नदी सुवर्णवती, सुवर्णवती। ये सारी सहायक नदियों के बारे में आप बेहतरीन से याद करके रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में मिल सकते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं और बात कर लूं, कावेरी और कृष्णा के बीच में एक झील है जिसको बोलते हैं पुलिकट झील। क्या बोलते हैं? पुलिकट झील। ये नदी तमिलनाडु राज्य से प्रवाहित होती है और तमिलनाडु राज्य में एक जिला है पुडुचेरी का एक स्थान है कराईकल, कराईकल के पास से ही गुजरती है। आप जानते हैं पुडुचेरी के 3 जिले 3 राज्य में, पुडुचेरी और कराईकल सेम तमिलनाडु में है, जबकि येनम है आंध्र प्रदेश में। और वहीं मैं माहे की बात कर लूं तो माहे केरल राज्य में। बात समझ में आई? आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नदी की मैं बात कर लूं, इसी पे आप जानते हो कावेरी नदी पे कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं, जो हम परियोजना क्लास में ही बताएंगे। जो परियोजना जब मैं पढ़ाऊंगा उसी समय मैं परियोजना की बात कर लूंगा। लेकिन ये आप जानते हैं, इस पे जो है भारत का सबसे पुराना बांध बनाया गया है, जिसका नाम है कल्लानी बांध। कौन सा बांध? कल्लानी बांध, जो तमिलनाडु में है, जो भारत का सबसे पुराना बांध अब तक। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा, इसी पे मैट्टूर बांध भी है, आप याद रखना, मैट्टूर बांध भी कावेरी नदी पे है, तमिलनाडु में ही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मैट्टूर को याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं, मैट्टूर, मैट्टूर तमिलनाडु में है, याद रखो, मैट्टूर बांध कहां पे? तमिल में है, तमिलनाडु में। किस नदी पे है? कावेरी। तो आप कावेरी से कवरेज एरिया को याद करो। लोग टूर पे गए, जब टूर पे जाएंगे कहां पे? घूमने, मिलने के लिए गए सारे लोग टूर पे। जब टूर पे गए तो कुछ लोग बिछड़ गए, अब वहां नेटवर्क ढूंढ रहे हैं, मोबाइल से कवरेज एरिया को पकड़ रहे हैं, उनको ढूंढे हम, मिलने के लिए सारे लोग गए थे, अब कवरेज एरिया को ढूंढ रहे हैं, नेटवर्क आ ही नहीं रहा। तो कवरेज से कावेरी याद कर लो, मिलने के लिए गए तमिलनाडु याद कर लो, और मैट्टूर पे गए ये सब, तो मैट्टूर याद कर लो। बातें समझ में आई? आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नदी की मैं बात करूं, एक नदी का नाम है वैगाई नदी। कौन सी नदी है? वैगाई नदी। वैगाई नदी के बारे में थोड़ा सा आइए बात करते हैं। ये वर्षा नद पहाड़ी से निकलती है, और वर्षा नद पहाड़ी का वही हिस्सा जो तमिलनाडु में है, वहीं से निकलती है। उद्गम की मैं बात कर लूं तो ये वर्षा
नद से निकलती है और वर्षा नद तमिलनाडु में के पास से निकलती है। और पूर्वी ढाल का अनुसरण करते हुए ये वर्षा नद पहाड़ी से जो नदी निकल रही होगा वो पूर्वी ढाल का अनुसरण करते हुए पाक की खाड़ी में गिर जाती है। कल्पना करो, ये जाके पाक की खाड़ी में गिर जा रही है। पाक खाड़ी होएगा ये वर्षा नद है। बातें क्लियर हो गई। इसी पे आप जानते हैं सबसे पुराना शहर मदुरई शहर स्थित है। इसी के पास तमिलनाडु का मदुरई शहर, और मदुरई शहर में तमिलनाडु का सबसे प्राचीन मंदिर स्थित है जिसका नाम है मीनाक्षी। और मीनाक्षी मंदिर एग्जाम में कई बार आ चुका है। वैगाई नदी के किनारे स्थित है मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट में थोड़ा सा आगे बात कर लूं, एक नदी और है जिसको बोलते हैं ताम्रपाणी नदी। यहां पे दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं आपको, ताम्रपाणी नदी। कौन सी नदी? ताम्रपाणी। आइए, ताम्रपाणी नदी। ये जो ताम्रपाणी नदी है प्रायद्वीप में भारत की सबसे दक्षिणी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बातें समझ में आई? चलिए थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। ताम्रपाणी नदी का भी उद्गम वहीं से होता है, उद्गम वहीं से होता है मेरे दोस्त, जहां से वैगाई का निकल रही है, तमिलनाडु से होता है। और यह नदी अपने जल को केवल पूर्वी ढाल का अनुसरण करते हुए ये पाक की खाड़ी में ना गिरा करके ताम्रपाणी मन्नार की खाड़ी में गिराती है। कहां पे गिराती है? मन्नार की खाड़ी में गिराती है। मन्नार खाड़ी में गिराती है। आप याद रखना, ये मन्नार की खाड़ी में गिरा रही है। ये भारत की सबसे दक्षिण की नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर ये मिलता है ऑप्शन में तो ठीक है, नहीं तो वैगाई कभी कभी मिल जाता, आप वैगाई को लगा के चले आइए, वैगाई राइट मान लिया जाएगा आपका, उस पे नंबर मिल जाएगा। तो आज हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियों के बारे में चर्चा किया। थोड़ा सा मैं और बता दूं, महानदी और गोदावरी के बीच में चिल्का है। क्या है? चिल्का झील है, जिसे लैगून झील के नाम से भी जानते हैं। और यह भारत की सबसे लंबी तटीय झील है जो बंगाल की खाड़ी का जल चिल्का झील में अप डाउन करता रहता है। तो आज हमने बंगाल की खाड़ी के बारे में बेहतरीन से पढ़ा। आप इसे अच्छे से नोट्स बनाइए। कल हम लोग नेक्स्ट डे पे बात करेंगे अरब सागर में अरबियन सी में गिरने वाली नदियों के बारे में। आज के लिए सभी को थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले।